नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पे। तो एक नया दिन, एक नई सुबह और रोज की तरह इस सुबह भी हम देखेंगे ये प्यारा सा सेशन जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का प्लस पीआईबी के जो आर्टिकल्स थे उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो आज जो डेट है वो है 15 जून 2026। और जो भी नए स्टूडेंट इन क्लासेस को देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कुछ चीजें कि अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख लेना। साथ ही साथ इन सेशंस में हम द हिंदू के आर्टिकल्स भी देखते हैं और पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें भी कवर करते हैं। जैसे कि आज के दिन ये 3 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर के हैं। ठीक है। तो इन्हें हम देखेंगे। देखो, मैं सिर्फ वो आर्टिकल्स इसमें ऐड करूंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी ऐसा आर्टिकल होगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। ठीक है। कोई भी अगर किसी चीज को एनालाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ जो लास्ट के 4 आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं ये पीआईबी के हैं। देखो, पीआईबी के आर्टिकल्स पूरे दिन आते हैं। ठीक है। जैसे द हिंदू का तो हम आज जो सुबह न्यूज़पेपर आया है उसको एनालिसिस कर रहे हैं उसका। बट पीआईबी के आर्टिकल्स पूरे दिन आते हैं तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक दिन पहले के जो पूरे आर्टिकल्स आए हैं उन्हें कवर करता हूँ। तो लाइक यहाँ पे हम 14 जून के जो आर्टिकल्स है उन्हें देखेंगे। ठीक है। तो द हिंदू एनालिसिस तो आज के न्यूज़पेपर का ही होगा, पर जो पीआईबी के आर्टिकल्स हैं वो एक दिन पहले के हैं। ठीक है। जो पूरे दिन चले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हर एक आर्टिकल का। और ओवरव्यू दूंगा, फिर पूरी क्लास समझाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इन आंसर राइटिंग का डिस्कशन हम कहाँ पर करते हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बट उसके बाद आपको आंसर राइटिंग क्या लिखा, कैसे लिखना चाहिए था, वो सब भी पता होना चाहिए ना। तो इसको हम लास्ट में देखते हैं कि मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे वो क्लासेस होती है। ठीक है। अब देखो जरा, पहला जो आर्टिकल है उसमें क्या हुआ कि ना ब्राजील ने रिसेंटली एक वैक्सीन निकाली। ठीक है। वो डेंगू के लिए वैक्सीन थी। अब क्या हुआ, उन्होंने जब इसको पब्लिक में रोल आउट किया, ठीक है, पब्लिक को ये वैक्सीन लगी तो उसमें हमें 4 डेथ्स देखने को मिली और बहुत सारे लोग थे जिनकी बॉडी में हमें सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि उन्होंने वहां पर उस प्रोसेस को जो रोल आउट किया था इस वैक्सीन को उसे रोक दिया। बट अभी क्या है कि जो डेंगू वैक्सीन इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है, वो भी आइडेंटिकल है इसी वैक्सीन के जो ब्राजील में रोल आउट करी गई थी। तो अब क्या है कि यहाँ पर यही कंसर्न से रिलेटेड बात करी गई है कि एक्चुअल में पहले तो ये बताया गया ये डेंगू ऑल वैक्सीन है क्या, किस किस चीज को टारगेट करती है, देन व्हाट आर दी कंसर्न्स ब्राजील में जो हमें एज अ केस स्टडी हम देख रहे हैं ब्राजील को, वहां पर क्या हुआ, प्लस फिलीपींस में भी ऐसी एक वैक्सीन को रोल आउट किया गया था, वहां पे हमें क्या देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेंगू और क्या है। ठीक है। फिर और रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन, अभी क्या है कि आपको जो इन्फ्लेशन के रेट देखने को मिल रही है, ठीक है, वो काफी बढ़ रहे हैं। अराउंड 3.8 3.9 देखने को मिला है। ठीक है। जो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, हाँ, ये 4% का जो बैरियर था उससे नीचे ही है। बट ये बोला गया है कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस या वर्ल्ड डिसरप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है ये अगर कम भी हो जाए तो लॉन्ग टर्म तक ये इन्फ्लेशन के रेट हमें कम होते हुए नहीं दिखेंगे। तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया है, एनालिसिस किया है कि क्या क्या चीजें हमें अभी देखने को मिल रही है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस हैज लेड टू दी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्या हो रहा है, ये बोला गया है कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस तो कम नहीं हो रहे। ठीक है। बट क्या हो रहा है, उसको रिपोर्ट कम किया जा रहा है, अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है। तो उसके अराउंड ये पूरा आर्टिकल है कि क्या चीजें वो है, क्या वो कंसर्न्स है जो एक पेरेंट के होते हैं जिसकी वजह से वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लस क्या वो पुलिसिंग में जैसे हम कहते हैं कि पुलिसिंग में राइट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है जिसकी वजह से हमें जो पब्लिक का ट्रस्ट पुलिसिंग पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये क्लासेस हर किसी बच्चे के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहा है, पीसीएस के लिए पढ़ रहा है, डिफेंस के लिए पढ़ रहा है। ठीक है। क्योंकि हर एक आर्टिकल को मैंने कवर किया। ठीक है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्रिएट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है। इसे हम देखेंगे क्या हुआ है रिसेंटली। जो यूट्यूब पे व्यूअरशिप थी या हाईएस्ट देखने को मिली, आपको पता है 21 जून को वैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो उससे पहले ये देखने को मिला कि इतने सारे लोग जो हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। प्लस भारत इनोवेट्स 2026, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर ये भारत इनोवेट 2026 को फ्रांस में स्टार्ट किया है। ठीक है।
तो उसी के अराउंड ये पूरा आर्टिकल है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली एग्जाम में आएगा। फिर इंडिया की स्पेस इकोनॉमी जो है, जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है। 400 न्यू स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके अराउंड ये है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट वाला जो है ना, ये आर्टिकल पीआईबी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसे थोड़ा डिटेल में कवर किया है। इसमें ये बोला गया है कि लास्ट 12 ईयर्स में हमने अपने फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या क्या चीजें करी। ठीक है, क्या क्या हमने पॉजिटिव स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आज ग्लोबल डिसरप्शन होने की वजह से भी हमें फर्टिलाइजर में कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो सरकार की इसमें प्रशंसा करी गई है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में पीआईबी का है, तो वहां तो प्रशंसा करी जाएगी। तो हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको वो पॉइंट्स पता होने चाहिए जो इसके अराउंड मूव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के आर्टिकल में कवर करने वाले हैं। अब एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। ओके, 30 सेकेंड रुक के ये भी आप सुन लो क्या है कि ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि रोज हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं। कुछ चीज़ें आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, आप क्या व्यूज रखते हो। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे, रोज डेटा देखोगे, नई नई, मतलब कि मैं भी आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगी, तो उससे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, एक नया नजरिया मिलेगा आपको चीजों को देखने का। ठीक है, साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स आएगी, अगर उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक का पोर्शन है तो मैं आपको वो भी रिवाइज करवा दूंगा। जो कंटेंट है इधर एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ फालतू की चीज मैं आपको नहीं करवाता। प्लस एमसीक्यूज आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं, मैं आंसर राइटिंग जो सिविल सर्विसेज और पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग के भी इधर मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, जिनके आंसर्स भी आज से आपको देखने को मिलेंगे, वो पूरा पूरा प्रोसेस मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है कि इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राजील ने अभी डेंगू वैक्सीनेशन को लॉन्च किया था, एक ये कैंपेन चलाई थी। ठीक है, अब क्या है कि इस कैंपेन के चलते यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 2 लोगों की डेथ होती है। ठीक है, ये डेटा भी आगे नंबर जो है वो बढ़ भी रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग थे जिनकी बॉडी में सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, तो जो ब्राजील में ये रोल आउट करी गई थी वैक्सीन, ये जो कैंपेन थी, इसकी वैक्सीन का नाम क्या था? ब्यूटेंटन डीवी। ब्यूटेंटन डीवी, ठीक है, ये इसका नाम था। अब इसमें क्या है, जो इंडिया में अभी आपको डेंगी ऑल देखने को मिल रही है, वैक्सीन जो आने वाली है, जो रोल आउट करी जाएगी पब्लिक में अभी, ये देखा गया कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरीके से सेम नहीं है, बट यस दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन में टेट्रावेलेंट के बारे में बात करी गई है। टेट्रावेलेंट क्या है, देखो क्या होता है कि जो डेंगू 4 है वो एक्चुअल में डेंगू 4 कह रहा हूँ, जो डेंगू वायरस है वो एक्चुअल में 4 स्ट्रेन्स के अराउंड है। ठीक है, वो 4 स्ट्रेन्स कौन से हैं? डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। ये 4 टाइप के स्ट्रेन हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं डेंगू वायरस की वजह से। अब इन चारों स्ट्रेन को पॉजिटिवली काउंटर करने के लिए ये वैक्सीन आई। डेंगू भी है, और ये हमें जो देखने को मिली ब्यूटेंटन जो है डीबी, वो भी है। ये चारों स्ट्रेन को क्या करती है? काउंटर करती है। चार स्ट्रेन का मतलब है प्रॉब्लम, समझो। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी बॉडी में जो क्रिएट करती है। अब यही जो स्ट्रेन है, इनको एक्चुअल में सेरोटाइप्स बोला जाता है। कौन कौन से सेरोटाइप्स है? डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। अब क्या हो रहा है, प्राइमरी कंसर्न हमारा क्या है डेथ से? ठीक है, कि ये प्राइमरी कंसर्न हमारा डेथ से रिलेटेड ये है कि ये जो वैक्सीन है, इसकी वजह से हमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, विच इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये आर्टिकल देख लेंगे। देखो होता क्या है, ये वायरस है, समझ लो, ये वायरस है। अब ना इस वायरस के जो आउटर बॉडी है ना, वायरस तो पूरा का पूरा वायरस है, पर इसकी जो आउटर बॉडी है, यहाँ से एक प्रोटीन को निकाला जाता है। वायरस प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन निकाला जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, और वैसे भी ये जो प्रोटीन होता है, इसको क्या किया जाता है, इसको जैसे मान लो कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर आया, वायरस के थ्रू हमारी बॉडी में आया, तो ये हमें हमारी बॉडी में क्या करेगा, जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी को हार्म करेगा। बट क्या किया जाता है, इसी प्रोटीन का एक लाइव बट कम असरदार, जिसे हम कहते हैं कि कम असरदार जो प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में डाला जाता है।
अब इससे क्या होता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उसे एक्टिवेट तो कर देता है, बट हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाता। ठीक है, जो ये प्रोटीन होता है जो इसकी आउटर बॉडी से निकाला गया। अब होता क्या है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है। देखो क्या होता है, आप इस बात को समझो। जैसे इंडिया है, ठीक है, एक अलग तरीके के एग्जाम्पल से समझा तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखो, अगर हमने किसी थ्रेट को फेस किया, वो थ्रेट कैसा भी हो सकता है। जैसे कोविड आया, उसने हमारी आंखें खोल दी। इतना बड़ा पैंडेमिक था, उसने हमारी आंखें खोल दी कि भाई हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा, इतना फ्यूचर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा कि अगर आगे आने वाले टाइम में अगर हमें कोई ऐसा एपिडेमिक या पैंडेमिक देखने को मिलता है, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम उसके लिए तैयार हों। तो ऐसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। क्या किया जाता है, इसका बहुत ही ज्यादा कम असरदार वाला जो प्रोटीन, जो वायरस है हमारी बॉडी में जब डाला जाता है, तो हमारी बॉडी को पता चलता है अरे ऐसी भी कोई चीज है। तो हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। अब क्या है, अगली बार अगर ये वायरस हमारी बॉडी में आता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, अगर वो हमारी बॉडी में आया, हमें पता है, हमारी बॉडी को पता है अबे भाई ये तो खतरनाक है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एकदम से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है और उससे लड़ना स्टार्ट करती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को पता हो कि ऐसी भी कोई चीज है, ऐसी चीज आए, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करने में डिले ना कर दे, उसको लड़ने में डिले ना कर दे। इस वजह से वैक्सीन बनाई जाती है, पूरा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखा गया। अब क्या है, होता क्या है, इस चीज को समझना कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये वैक्सीन डाली जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो समझती है ये तो बहुत लो थ्रेट है, और इसकी वजह से वो एंटीबॉडीज बहुत लो लेवल पे क्रिएट करती है। और जब ऐसा होता है, तो आगे आने वाले थ्रेट्स में भी जो वो एंटीबॉडीज है वो अपने आप को बहुत ही लो लेवल पे जिसे हम कहते हैं कि क्रिएट करती है। इसकी वजह से क्या है कि उस पर्टिकुलर जो वो पर्टिकुलर थ्रेट है, वो वायरस है या कोई भी चीज है या और भी कोई वायरस है, उससे लड़ने की क्षमता बॉडी की और ज्यादा कम हो जाती है। तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट है कि हम जो करना चाह रहे हैं उसका एकदम उल्टा हो जाए। ठीक है, तो ये है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब इधर यही बोला गया है कि जब भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डाली जाती है, तो हमें दो काइंड के दो तरीके देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है। एक तो वो रिएक्ट करती है टाइप स्पेसिफिक वन, कि जिस टाइप का वायरस हमारी बॉडी में डाला गया, प्रोटीन डाला गया, ठीक है, उसी स्पेसिफिक वायरस को ब्लॉक करेगी। और एक होता है क्रॉस रिएक्टिव वंस, जिसमें वो क्या करती है, कोई भी अगर स्ट्रेन हमारी बॉडी में आता है तो उसको रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ये दो टाइप हमें देखने को मिलता है। बट क्या होता है, अगर ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज लो लेवल पे ड्रॉप हो जाए, अगर ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज लो लेवल पे ड्रॉप हो जाए, तो जो न्यू इन्फेक्शन है उसको वो स्टॉप करने से भी फेल हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंस्टेड, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो उल्टा केस भी देखने को मिलता है कि जो वायरस है उसको बहुत आसानी से ये हमारे सेल्स तक पहुंचा देता है, मतलब एकदम उल्टा ही काम कर देता है। तो इसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। अब ये ना डायरेक्टली टर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका साइंस एंड टेक इतना ज्यादा मतलब कि प्रॉपर नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इतने बेसिक से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को अगर ना भी बताओ तो उसको भी ये चीजें समझ में आए। ठीक है, अब ऐसे ही केस, इसी एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट के केस हमें ब्राजील में देखने को मिले। जब ये वैक्सीन जिसकी बॉडी में गई, तो वहां पे बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग। और इसकी वजह से जो रिसर्चर्स हैं उन्हें ये बात समझ में आई, कहीं यहाँ पर एडी का तो फिनोमिनन जो है वो लागू नहीं हो रहा। कहीं तो फिर एडी सस्पेक्ट मतलब किए जाना शुरू करने लगे, इस वजह से इसको रोक दिया गया। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ये बोला गया कि जो फिलीपींस है ना, वहां पर भी 8 लाख बच्चों को ये डेंग वैक्सीन दी गई थी, वो भी इसी टेट्रावेलेंट जो हमारा फिनोमिनन है उस पर बेस्ड थी, जिसमें वो चारों की चारों स्ट्रेन को क्या कर रही थी, डायरेक्टली काउंटर कर रही थी। ठीक है, बट हुआ क्या, यहाँ पर भी ये देखने को मिला कि 3 साल बाद जो है वैक्सीन एक्चुअल में चारों स्ट्रेन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही थी, और इसकी वजह से हमें वहां पर क्या देखने को मिला, वहां पे डेथ्स देखने को मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई वैक्सीन आए तो वो चारों स्ट्रेन्स जो हैं उनको काउंटर करनी चाहिए, तभी तो कोई फायदा है उसका। नहीं तो अगर वो दो को कर रही है, दो को नहीं कर रही, तो हमें क्या पता हमारी बॉडी में कौन सा वायरस जा रहा है। तो वैक्सीन प्रॉपर नहीं।
ठीक है, इसलिए चारों स्ट्रेन को जो अगर वो काउंटर कर रही है तभी वो चीज ठीक है। अब देखो डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4 भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए डेन V1 किससे रिलेटेड है, डेन V2 किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली डेंगू वायरस से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये डेंगीओल वैक्सीन है, इसके लिए 10,000 लोगों ने वॉलंटियर किया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले इनके ऊपर ट्रायल टेस्ट करेगी, फिर उसके बाद इनको मॉनिटर किया जाएगा अगले 2 साल के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये जो वैक्सीन है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ डेंगीओल हो गया और ये क्वेडेंगा हो गया, ये भी सिमिलर वैक्सीन है, बट अभी ये रोल आउट होने के मतलब कि इनिशियल स्टेज पे नहीं है, बट डेंगीओल आगे आने वाले कुछ ईयर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये डेंगीओल जो है ये कौन सी कंपनी लेके आ रही है हमारे इंडिया के अंदर, जरा मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, अब जो ऑथर है वो क्या आर्ग्यू कर रहा है, ऑथर आर्ग्यू कर रहा है कि हमें इस डेंगी ऑल को रोल आउट करने से पहले, हमारे देश में रोल आउट करने से पहले ब्राजील जैसे केसेस ना देखने को मिले, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फार्माको विजिलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे 10,000 वॉलंटियर्स हैं, इनको पहले अच्छे से क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर कैसे वो ड्रग वो वैक्सीन काम कर रही है, पहले ही हमें ये चेक करना पड़ेगा, ताकि ब्राजील जैसे केसेस हमें ना देखने को मिले। देखो, वैसे तो ब्राजील में 5 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई थी, और ये जो हमें डेथ केसेस देखने को मिले या ये जो सीवियर रिएक्शन वाले केसेस देखने को मिले, ये 0.008% ही है। अब आप सोचोगे इतना कम, यार इतना तो सक्सेस रेट है, इट इज गुड, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो 0.008% केसेस हैं, आप देखो रिसर्च लेवल पे हमें बहुत छोटा नंबर देखने को मिलेगा, बट अगर आप इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे देखोगे तो कोई भी अगर किसी भी एक इंसान की भी लाइफ जाती है तो उसके लिए तो वही संसार है, वही उसके लिए पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो रिसर्च बेसिस पे यस, ये एक ग्रेट मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे लिए ब्रेक थ्रू है, बट अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली लेवल पे देखोगे तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इस वजह से ये बोला गया ऐसे केसेस हमें एक भी ऐसा केस ना देखने को मिले, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, पहले फार्माको विजिलेंस करनी चाहिए अपने न्यू वैक्सीन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन। अब देखो क्या हुआ, रिटेल इन्फ्लेशन जो है हमें, अगर आप 15 मंथ की कंपेयर करोगे तो मई में हमें हाईएस्ट देखने को मिली 3.93% पर। अब देखो क्या है कि इसमें ये बोला गया, पहले तो ये टोटल बता दी गई कितनी है, अब आपको ये डेटा मगअप नहीं करना है, आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, समझना है क्या हो रहा है। अब आपको पता है रिटेल इन्फ्लेशन में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है, तो उसको यहाँ पे बताया है कि फूड एंड फ्यूल की जो कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन कौन कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट होता है, सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पता है कि इसका बेस ईयर चेंज हुआ है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ न्यू बेस ईयर क्या है, इसको हमने कवर किया था वैसे। ठीक है, अब क्या है ये बोला गया, वैसे तो आपको पता है कि आरबीआई जो है उसका टारगेट होता है 4% का, कि 4% के अराउंड ही हमें जो है, उससे कम कम हमें क्या रखना है, हमें इन्फ्लेशन को रखना है। बट एक और विंडो है, 4% तो हमारा मेन टारगेट है, बट अगर एक विंडो रखनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है एकदम इसके अराउंड, तो इसलिए -2% और +6% इसकी विंडो रखी जाती है कि इसके बीच में हमें इन्फ्लेशन को रखना है। ठीक है, मैक्सिमम केस जाता है इन्फ्लेशन का तो 6% से नीचे रखना है, मिनिमम केस जाता है तो 2% से ऊपर रखना है। ठीक है, अब यहीं पर आपको पता है कि आरबीआई बहुत सारे क्या करता है, बहुत सारे तरीके निकालता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, बट अभी तक जो आरबीआई है उसने कोई बड़ा जैसे हम कहते हैं कि अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लेके आए हैं इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, तो ये शो कर रहा है कि आरबीआई ये मतलब शो करना चाह रही है कि इट इज नॉर्मल, आज के जो करंट इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो क्या है, और क्या चीजें यहाँ पे बोली गई कि फूड इन्फ्लेशन, जैसे आपको ओवरऑल एवरेज देखने को मिली 3.93%, तो यहाँ पे बोला गया फूड इन्फ्लेशन ग्रो करी है 4.878% से, मतलब अब जो इन्फ्लेशन रेट है फूड का वो क्या है 4.78%। वहीं पर फ्यूल के प्राइसेस आपको पता है किस तरीके से ट्रेड डिसरप्शंस चल रही है, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये देखा गया है कि इसकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है 7.63%। वहीं पर आप बात करेंगे एलपीजी की, तो एलपीजी के रेट्स में 75% की हाइक देखने को मिली है, मतलब मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ था कि मतलब कि सही में इतना बढ़ गया है, नहीं तो मैंने डेटा को चेक किया एंड दिस इज ट्रू।
कि आप समझोगे कि 1300, अराउंड 1300 था फेब्रवरी में, अब ये पहुंच चुका है 3300 के करीब। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 75% का हमें हाइक देखने को मिला है। किसमें? 3300 है या ये 1700 है, इस तरीके का कुछ डेटा है, बट हमें वो डेटा मगअप नहीं करना ऑब्वियसली। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस पे, कमर्शियल कुकिंग एलपीजी पे। मतलब कि कमर्शियल जो सिलेंडर पहले 20 kg का आता था वो अराउंड इतना ही था, 14-15 या 13 to 1500, और अब वो 3000 या 3300 के बीच में मिल रहा है। मतलब कि हमें 75% की रेट स्पाइक देखने को मिली है। ये तो मई का डेटा है, यहाँ पे मई का डेटा दे रखा है ये, बट मैं तो आपको जून का डेटा बता रहा हूँ, तो ये तो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो इसकी वजह से ही क्या है कि हमें यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में और होटल में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.75% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे प्रीशियस मेटल्स जो है उनमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है इन्फ्लेशन की, मतलब वो भी महंगा हुआ है। इसकी वजह से जो पर्सनल केयर की कैटेगरी है उसमें हमें 18.46% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पर आपको जो इन्फ्लेशन रेट है वो 18.46% देखने को मिलेगा। ठीक है। ये हालात हैं आज के, तो इसीलिए अ, ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे ऐड किया था ताकि आपको ये पता चले। अब ये बोला गया कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसीज को अभी भी न्यूट्रल रखा है। ठीक है। और आरबीआई क्या कर रही है, मेनली अपने जो यूएस डॉलर है उसको बेच रही है मार्केट में, क्योंकि ताकि इंडियन रुपीस को स्टेबल रखा जा सके। अब आप बोलोगे यार ये यूएस डॉलर को क्यों बेचा जा रहा है, देखो इसके ऊपर सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मतलब जब भी वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लेशन देखने को हमें मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक होती है। क्यों? क्योंकि जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व रखे जाते हैं, है ना। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो फॉरेन करेंसी अपने रिजर्व में रखती है। वो ऐसे टाइम के लिए रखती है कि कभी ऐसा हो कि जैसे यूएस डॉलर की आज मांग बढ़ रही है, आपको पता है जब भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज के प्राइस बढ़ेंगे। इसीलिए यूएस की जो डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से ही उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इस वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो वो जो डिमांड है, उस डिमांड को कम करने के लिए ग्लोबल लेवल पर जो हमारी कंट्री है वो अपने रिजर्व में से यूएस डॉलर को बेचना शुरू कर दिया ताकि इसकी डिमांड कम हो। जैसे डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम होगी और हमारे इंडियन रुपी जो है वो स्टेबलाइज होगा। तो ये रीजन है कि अब अभी क्या कर रही है आरबीआई कि वो यूएस डॉलर जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में है उसे सेल कर रही है। ठीक है। अब ऐसे ही एक पॉजिटिव साइड बताई गई है, इतनी नेगेटिव नेगेटिव चीज हमने देख ली। पॉजिटिव साइड ये कि जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो कम वॉलेटाइल है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो दो टाइप की इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी मेनली। एक हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें हर एक चीज को चेक किया जाता है, ठीक है, उसमें फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को भी ऐड किया जाता है। अब आपको पता है फूड और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन देखा जाता है कि उसमें शॉर्ट टर्म बेसिस में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है। बट वहीं पर कोर इन्फ्लेशन जो होती है उसमें इन फूड एंड फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जब कोर इन्फ्लेशन देखी जाती है तो उसमें हमें ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, क्योंकि हमें ये देखने को मिला है मेनली जो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन में, रिटेल इन्फ्लेशन में हमें जो मतलब इतनी हाइक देखने को मिल रही है वो इन्हीं दोनों चीजों की वजह से। इस वजह से कोर इन्फ्लेशन जो है वो समाव अभी देखने को मिल रहा है कि वो क्या है, वो स्टेबल ही है। ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस अभी हाई है, उसके बारे में हमने देख लिया। और जो ये स्टेबल हमें देखने को मिल रही है 3.8 3.9%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये भी बोला गया है, देखो क्या है कि अभी अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम हो भी जाते हैं, ठीक है, आप मान लो कि ये एनर्जी क्राइसिस कम भी हो जाता है, फिर भी आपको लॉन्ग टर्म तक जो अभी ये प्राइसेस बढ़े हुए हैं ना, जैसे पेट्रोल का प्राइस क्या था, कुछ दिन पहले ही देखा था मैंने, 2 दिन पहले, हाँ 102 था, और डीजल का प्राइस था 95। ठीक है। तो अभी ये प्राइसेस जो है ये लंबे टाइम तक हमें इतने ही देखने को मिलेंगे, क्या पता बढ़ भी जाए, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज हैं उन्हें जो ये प्रॉब्लम देखने को मिली है रिसेंटली एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जो उन्हें लॉसेस हुए हैं उन्हें रिकवर करने के लिए वो क्या करेंगे, एक लंबे टाइम तक इस प्राइस को बढ़ा के ही रखेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया। आगे बढ़ते हैं। बस पानी पी लेता हूँ फिर नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। अब देखो जरा,
हुआ क्या, अभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कुछ डेटा आए थे, ठीक है, तो इसीलिए ये आर्टिकल आया। अब क्या है कि ना ये देखा गया कि जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस हैं वो हमारे देश का एक हिडन इशू बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सिस्टमैटिक या फिर हम बोले जो सिस्टम का फेलियर है उसकी वजह से वो जुडिशरी भी उसमें इंक्लूडेड है, उसमें पुलिस में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, देखो होता क्या है, जैसे रेप्स के केसेस हैं वो जैसे हम कहते हैं कि वो अंडर रिपोर्टेड क्यों रहते हैं, रेप्स के केसेस वो अंडर रिपोर्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो जो सोशल स्टिग्मा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी भी मतलब कि जो महिला है उसके साथ रेप होता है तो सबसे पहले सोसाइटी के सामने आके ये बोलना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, वही बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, और आपको पता है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाके अपने साथ जो हुआ है उसे बताना, लाइक ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई यूनिफॉर्म में बैठा है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप उसे पर्सनली जानते नहीं हो, तो उस प्रॉब्लम को बताना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे रेप के केसेस अंडर रिपोर्टेड रहते हैं, वैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के भी जो केसेस है वो अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। अब इसके पीछे का इशू समझ लेते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये देखी गई है कि जो 90% ऑफेंडर होते हैं ना चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज के, वो एक्चुअल में कोई ट्रस्टेड इंडिविजुअल होता है या रिलेटेड फैमिली मेंबर होता है। मतलब कि स्ट्रेंजर्स चाइल्ड अब्यूज जो करते हैं वो बहुत कम करते हैं कि कोई बाहर का आदमी है जिसे आप जानते नहीं, उसने आगे छेड़ा-छाड़ी करी हो बच्चे के साथ, ऐसा नहीं है। यूजुअली जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कोई फैमिली से या रिलेटेड फैमिली से ही इंसान है जो कि ऐसा कर रहा था, ऐसा गलत काम कर रहा था, ठीक है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था। अब उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि फैमिली जो है ना वो बहुत छोटे लेवल पे उस मतलब कि ऑफेंस को समझ नहीं पाते, क्योंकि आप इस बात को समझो कि हम किस पर ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटेड फैमिली पे हम कभी सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो अब क्या है कि क्योंकि इस चीज को समझना ही बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से जो केसेस हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते हैं, तब पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। प्लस आपको पता है सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस सेक्शन में कौन है? जो अपने बच्चों के साथ साथ में नहीं है, जैसे कि वर्किंग क्लास प्लस माइग्रेंट फैमिलीज। माइग्रेंट फैमिलीज का केस अलग है, वर्किंग क्लास का अलग है। वर्किंग क्लास का ये है, आप समझो जो माँ और बाप दोनों ही वर्किंग क्लास से जुड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं जाके, तो बच्चे का ध्यान ऑब्वियसली किसी फैमिली मेंबर्स को देंगे, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर एक्सप्लॉइट कर भी रहा होता है कोई, ठीक है, सेक्सुअली उस चाइल्ड को, तो पता नहीं चलता पेरेंट्स को। साथ ही साथ माइग्रेंट फैमिलीज, आपको पता है माइग्रेंट फैमिलीज जो है वो कितने मतलब कि जैसे मेनली वो स्लम्स में रह रही, ठीक है, मैं लो क्लास की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में लोग आपको वर्किंग क्लास में देखने को मिलेंगे, बट लेबर क्लास के वो लोग हैं। उस केस में आपको देखने को मिलेगा, पहली बात तो वो जिन एरियाज में रह रहे हैं दे आर इनक्रेडिबली अनसेफ, ठीक है। प्लस आपको देखने को मिलेगा वो भी वर्किंग क्लास से जुड़े हुए हैं, है ना, वो भी पूरा दिन काम पे जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी एक्सप्लॉइट होने के लिए वल्नरेबल, ठीक है। प्लस लैक ऑफ सोशल नेटवर्क, आपको पता है कि जब कोई भी हादसा, ऐसा बुरा हादसा किसी के साथ होता है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस के पास जाने के लिए भी अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज मेरे साथ चलो, ठीक है, ताकि मुझे एक सपोर्ट मिले वहां पे। पर क्योंकि माइग्रेंट फैमिलीज हो गई, उनके पास ये सपोर्ट होता ही नहीं, सोशल सपोर्ट, है ना। और आपको पता है किस तरीके से पुलिस वर्क करती है, सो उसके बाद क्या है, अनसेफ अर्बन स्पेसेस। आपको पता है कि जिस तरीके से कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो खाली पड़ी हुई, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पब्लिक स्पेसेस हैं जो खाली पड़ी हुई है, ऐसा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खाली छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे पार्क्स हैं जो कि इल मेंटेन्ड है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो एक अच्छा एरिना बन जाता है उन लोगों के लिए जिनको ऐसे बुरे केसेस करने होते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया या रेप के केसेस हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा एरिना बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक रीजन है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया कि अगर ये सब होने के बाद भी, इन सब प्रॉब्लम के होने के बाद भी अगर कोई केस करने आता है तो लीगल सिस्टम उसकी कमर तोड़ देता है, ठीक है। मतलब आप ये देखेंगे कि 89% जो केस बैकलॉग हमें देखने को मिल रही है, मतलब जो केसेस हैं वो अनसॉल्व्ड है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई आ भी गए, ठीक है, इस लीगल सिस्टम के अंदर, तो खुद परेशानी को इतना झेलने के बाद उन्हें एक नई परेशानी को झेलना पड़ेगा कि क्या है कि कन्विक्शन रेट ही इतना कम है, ठीक है।
मतलब कन्विक्शन रेट इतना कम है, कितना बताया गया, 3% से 30% तक। मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, कल्प्रेट 100 लोग हैं, तो उस केस में से 3 से 30% है जिनको, मतलब 3 से 30 लोग हैं जिनको क्या होगा, जिनको कन्विक्शन होगा, जिनका जिनको सजा होगी। तो ये चीज क्या करता है, ये डिस्ट्रेस पैदा करता है सोसाइटी में। कि फायदा क्या है, फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग अपने हाथ में चीजें लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि मैं अपना बदला खुद लूंगा। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड रिवेंज। ठीक है, वो लोग नहीं समझ पाते उस टाइम पर। ठीक है, जब किसी के साथ ये चीजें होती है तो फिर ही और शी कैन विल नो कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं ठीक है ना। जैसे एक रिसेंटली आपने देखा था एक केस जिसमें वो लड़की कह रही थी कि who gave the right to the judicial सिस्टम, जो मेरे कल्प्रिट को, जिसने मेरे साथ दुष्व्यवहार किया है, जिसने उसका रेप किया था, उसको वो बेल पे छोड़ दें। तो उस केस में शायद उसने उसे मार दिया या ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऐसा बोला था। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और जो मांग है सोसाइटी की वो क्या है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे हमें। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बैकलॉग्स। हमने एक डेटा पहले भी देखा था जिसमें हमने देखा था कि 75% जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं जेल के अंदर। ठीक है, जिनके केसेस अभी सुनाए नहीं गए। बहुत सारे उसमें से जिसे हम कहते हैं कि कल्प्रिट होंगे भी नहीं एक्चुअल में, है ना। तो ऐसी चीजों की वजह से सोसाइटी का जो नेचर है और जो जुडिशियल सिस्टम का नेचर है उसके बीच में हमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही बोला गया है कि इस ऑपरेशनल इशू को सॉल्व करने के बजाय गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब कि सोसाइटी का ट्रस्ट गेन करने के लिए एक दो केसेस में बहुत ही हार्शर पनिशमेंट दे देती है। बट ये बोला गया है कि वो इस केस में, चाइल्ड अब्यूज के केस में, ये जो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है ना, ये एक्चुअल में जो रिपोर्ट किया जाता है केस, उसके केसेस को और ज्यादा कम कर देती है। क्यों? क्योंकि जब रिलेटेड फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उस केस में इंसान ये चाहता है कि उसको हार्शर पनिशमेंट भी ना मिले। ठीक है, ऐसा ये जो राइटर है वो कह रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया है, इसलिए हेजिटेंट रहती हैं जो फैमिलीज हैं कि वो अपने रिलेटिव्स को और नेबर्स को ऐसे हार्शर पनिशमेंट के थ्रू नहीं भेजना चाहते। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे यही बोला गया। साथ ही साथ जो विक्टिम्स होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं। आपको पता है मीडिया ट्रायल कैसे चलता है ना। मीडिया अपना एक अलग ही ट्रायल करता है अपनी टीआरपी के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से जो मीडिया है वो उस ट्रायल को रन करता है। फोटोज दिखा देगा बच्चे की, माँ की, बाप की, फैमिलीज की, कल्प्रिट की। अब नहीं पता ना कि आगे जाके वो कल्प्रिट है या नहीं है। जैसे आपने देखा था कि एक केस था 10 साल पहले का, दिल्ली का, जिसमें मतलब कि एक लड़का है जिसके ऊपर एक लड़की ने फेक केसेस लगाए। उसके बाद क्या है कि मीडिया ट्रायल चला बहुत लंबे टाइम तक, उसके बारे में क्या क्या चीजें बोल दी। ठीक है, बाद में पता चला कि एक्चुअल में उसने रेप नहीं किया था, लड़की ने उस चीज को खुद एक्नॉलेज किया। बट क्या हुआ, मीडिया ट्रायल चल गया, उसकी पूरी इमेज खराब हो गई। बट उस चीज को कौन काउंटर करेगा? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मीडिया कवरेज किस तरीके से करी जाती है। अभी आप रिसेंटली देखो, खान सर को किस नाम से आप बोल रहे हैं, खान सर, खान सर, खान सर पहले करते रहते थे। अब उन्हें राइट नेम नहीं पता, शायद अफजल खान या आई डोंट नो क्या नाम लिया जाए, फैजल खान है ना शायद, कुछ उनका रियल नेम है। तो किस तरीके से उसको शो किया जा रहा है ना, उस पूरी की पूरी न्यूज को। तो मीडिया ट्रायल इस तरीके से चलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग केस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर मीडिया कवरेज ऐसी होगी कि हमारे पूरे परिवार की बदनामी होगी। ठीक है, अब यही बोला गया है, अगर गवर्नमेंट को एक्चुअल में चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें सिस्टमैटिक ऑपरेशनल इशू को ठीक करना पड़ेगा, बेटर अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी और लीगल नेटवर्क को सपोर्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि ये जो मीडिया ट्रायल्स हैं इनको भी कम करना पड़ेगा। इनके अगेंस्ट भी प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रिंजेंट एंड स्क्रूटनाइज्ड तरीके से इन मीडिया ट्रायल्स को चेक करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके से किसी की भी इमेज खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये न्यूज़ बहुत छोटी सी है, सिंपली इतना समझ रहे हैं कि रिसेंटली न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि यूट्यूब का जो लाइव योगा स्ट्रीम थी उसमें लार्जेस्ट व्यूअरशिप देखने को मिली। इस वजह से इन्हें न्यू न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को। उससे पहले इतना बड़ा लोगों का
मतलब कि ये देखने को मिला कि लोग जुड़े हैं, तो इस वजह से न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पीआईबी के आर्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली क्या हो गया है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैनुअल मैक्रोन, और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नाइस, ये कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत इनोवेट्स 2026। तो अभी जो एग्जाम आने वाले हैं ना, सीएपीएफ के, सीडीएस के, ईपीएफओ के, पीसीएस के, आप याद रखना वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसी बना सकते हैं कि ये भारत इनोवेट्स 2026 दिल्ली में हुआ, बट आपको याद रखना है क्योंकि भारत लिखा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, हाँ भारत में हुआ होगा कहीं पे, बट आपको याद रखना है नहीं, ये फ्रांस में हुआ है, ठीक है। इसे किसने इनॉग्रेट किया है? इंडिया और फ्रांस ने इनॉग्रेट किया है। क्या रीजन है इसे इनॉग्रेट करने का? आपको पता है कि कोई भी चीज स्टार्ट करी जाती है तो देर इज अ ऑब्जेक्टिव, देर इज अ एम, देर इज अ टारगेट। तो वो टारगेट क्या है? हम अपने इंडिया के डीप टेक इनोवेशंस की शोकेसिंग कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हमारे ये मतलब कि टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हैं, हमने न्यू न्यू इनोवेशन ये की है। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज है, जो ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही बोला गया, इन्वेस्टर्स हमें फिर क्या करेंगे, हमें अपने देश में देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, इनोवेटर्स, न्यू न्यू इनोवेटर्स आएंगे, स्कॉलरशिप पे हम अपने देश में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और फ्रांस ने ये भारत इनोवेट 2026 को लॉन्च किया। अब ये याद रखना है कि ये चीज़ जो है, ये फ्रांस और इंडिया के बीच में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस है उनको डीपन करती है, स्ट्रेंथन करती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये मेडन एडिशन है, मतलब कि पहली बार ऐसा कोई एडिशन भारत इनोवेट 2026 का है। आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि भारत इनोवेट 2027 आए, 2028 आए, बट ये पहली बार स्टार्ट किया है, इसलिए मेडन एडिशन यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो ये भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, इट इज पोइज्ड। पोइज्ड का मतलब क्या होता है? पोइज्ड का मतलब होता है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट हमें पता है नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ठीक है। जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है बट नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो जो जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने यही बोला है कि हमारी जो करंट है ना, अभी जो हमारी करंट इकोनॉमी है, स्पेस इकोनॉमी, वो 8 से 9 बिलियन डॉलर्स की है। बट ये बोला गया है अगले 10 साल के अंदर ये 45 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, मतलब इंटू 5 टाइम्स। आप देखने को मिल रहा है आपको, इंटू 5 टाइम, 9 5 45, तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये बोला गया है 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, वो जो हमारी स्पेस इकोनॉमी है उसको यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में अभी देखने को मिलेंगे और जो अभी काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में ये बात थी। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है पढ़ने लायक आर्टिकल, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, तवज्जो देनी है थोड़ी सी। हुआ क्या, ये जो पीआईबी का आर्टिकल आया है, इसमें क्या किया गया, अभी ना क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर की हमें उतनी कमी देखने को नहीं मिल रही है, सरकार ने ऐसा बोला है। तो इस वजह से पिछले 12 साल में ऐसा क्या काम किया मोदी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से हमें ये पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है, तो उसके अराउंड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये बोला गया पिछले 12 साल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट शॉक से बचाने के लिए, और जैसे अभी आपको जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, ट्रेड डिसरप्शन देखने को मिल रही है, उन ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है। अब ये बोला गया है जो अभी कन्फ्लिक्ट रिसेंटली चल रहा है, इसकी वजह से आपको हाई प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, नेचुरल गैस की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, शिपिंग डिलेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव रिस्पांस की वजह से, मतलब गवर्नमेंट के जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव स्टेप्स की वजह से, ये बोला गया कि इंडिया की अभी जो करंट, हमारे इंडिया की जो फर्टिलाइजर सप्लाई है ये रुकी नहीं है, हमने इसे सिक्योर किया हुआ है इस ट्रेड को, ठीक है। अब ये कैसे किया हुआ है, ये बोला गया है कि 2014 से लेके अब तक 6 न्यू मेगा यूरिया प्लांट सेटअप किए गए थे इंडिया के अंदर, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक नीड है उसका कुछ पार्ट हम क्या कर सकें, इन डोमेस्टिकली हम पूरा कर पाए। और ये बोला गया है आगे आने वाले कुछ टाइम में 2 और ऐसे प्लांट्स को सेटअप करने की बात करी गई है। ये बोला गया है जो हमारा डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है, ये क्या है, ये 225 LMT था, मतलब कि LMT का मतलब क्या है, लाख मेट्रिक टन, ठीक है, 2014-15 में, और ये अब ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है 314 LMT तक, ठीक है।
तो यही बोला गया है। साथ ही साथ जो पीएनके है, पीएनके का मतलब क्या है, फॉस्फेरस एंड पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें भी हमें हिस्टोरिक ग्रोथ देखने को मिली है। अब वो पहुंच चुके हैं 211.22 एलएमटी तक। एलएमटी क्या है आपको मैंने बता दिया, लाख मिलियन टन। ठीक है। अब ये बोला गया कि जो ये शिपिंग डिसरप्शंस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, उसकी वजह से एक्चुअल में हमें क्या होना चाहिए था, हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव ट्रांजिट रूट्स बनाए हैं, ठीक है, हाई लेवल डिप्लोमेटिक चैनल्स बनाए हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें वो कमी नहीं देखने को मिल रही है जो ग्लोबल लेवल में बाकी कंट्रीज को देखने को मिल रही है। हम आपको पता है अभी आने वाले कुछ टाइम में खारिफ सीजन आने वाला है, और आपको पता है ये जो एल नीनो की कंडीशन बन रही है उसकी वजह से हमें इस बार बैड मॉनसून देखने को मिलने वाला है। तो उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की कमी ना हो, इस वजह से क्या किया है कि गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक क्रिएट किया है अप्रोक्सीमेटली 200.98 एलएमटी का। और ये बोला गया है ये जो 200.98 एलएमटी है ना, ये एक्चुअल में 51% जो मांग है उसको कवर कर रहा है। एक्चुअल में पहले जो बफर रखा जाता था ट्रेडिशनली 33% का रखा जाता था, बट इस बार हमने जो बफर रखा है वो 51% का रखा है। ठीक है। अब ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने अब तक जो है वो पूरी तरीके से जो इन्फ्लेमेशरी शॉक्स जो हैं इस फर्टिलाइजर से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे जो झेलने पड़ रहे दूसरी कंट्रीज को, उससे इंडिया के फार्मर्स को बचा के रखा है। ये बोला है कि आप देखोगे जो एक यूरिया का बैग है, ठीक है, अभी वो ग्लोबल लेवल पे उसका जो रेट है वो 4100 पहुंच चुका है रुपीज में, अगर आप उसे देखेंगे, बट वो फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को 266 रुपीज का ही मिल रहा है। मतलब इतना बड़ा जो गैप है वो कौन पूरा कर रहा है, इतने बड़ा गैप जो है वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है, हमारे टैक्सेस से पूरा हो रहा है। ठीक है। डीएपी, डीएपी का मतलब है डाई एमोनियम फॉस्फेट जो है, उसको भी सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है। वैसे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है जो ग्लोबल लेवल पे पड़ रही है वो 1350 रुपीज है, बट गवर्नमेंट ने उसे भी सब्सिडाइज किया है, ओ सॉरी 5000 रुपीज है, पर गवर्नमेंट ने भी उसे सब्सिडाइज किया और 1350 रुपए में अभी फार्मर्स को वो मिल रही है। ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे काम किया है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई है, तो इस वजह वजह से ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इधर से उठकर जो फार्मर्स हैं, वो इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर शिफ्ट करें। इसकी वजह से भी जो हमारी डिपेंडेंस है या जो हमारी मांग है ये इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स पे वो कम हुई है। ठीक है। और ये बोला गया है जो ये मांग है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, ये 7 फोल्ड बढ़ गई है, मतलब 7 टाइम्स बढ़ गई है, अगर आप इसे 25-26 में देखेंगे। ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, जो सरकार ने पिछले 12 साल में काम किया है उसकी वजह से। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। अब क्या है, आप इससे रिलेटेड जो है वो क्या देख लो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, जो हमने मतलब कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इससे रिलेटेड मैं आर्टिकल अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आने वाले सेशंस में। तो इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आज के न्यूज़पेपर में कवर किया था, बट मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लिखा है ना, उतना पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन, आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करते, तो उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी देता हूँ, तो उतना पढ़ना बस इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आपके स्टैटिक क्वेश्चन से ये जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया, बट पूरा पूरा जो वो आर्टिकल था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इसमें जो अभी हमने डेंगू वायरस से रिलेटेड चीजें पढ़ी है, डेंगू से रिलेटेड जो उसके स्टेरोटाइप्स है, 1 2 3 4, वो जो स्ट्रेन्स है उससे रिलेटेड जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपको देखना है। उसके बाद जो भी लोग सिविल सर्विसेज के लिए, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए जो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग के सेशंस है करंट अफेयर्स के टॉपिक पे बेस्ड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं वो क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा। आप जब ज्वाइन का ऑप्शन जो यहाँ पे शो हो रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसमें से एक जो ऑप्शन है वो इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट सीट्स का, अगर आपको कवर करनी है अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए तो आप कर लेना वहां से। लेकिन जो डेली आंसर राइटिंग वाला है वो सिर्फ 119 रुपीज पर मंथ का है। उसमें मैं रोज आपको 5 दिन हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे आप डेली लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग की, वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस है वो क्या है, वो क्वेश्चंस ये हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड सिक्योरिटी के बारे में, जैसे हमने ये चाइल्ड अब्यूज का केस देखने को हमें मिला है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, आपको इसका आंसर लिखना है। और रात को 7 से 8 पीएम
के बीच आपको ये सेशन अपलोडेड मिल जाएगा वहीं पर, जो वो चैनल मैंने आपको बताया जहाँ पर आपको ज्वाइन करके जुड़ना है, ठीक है। वहां पर ये सेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा आपके सामने और आपको बताऊंगा आप बेटर तरीके से कैसे उसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, डोमेस्टिक एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो हमारी है, मतलब कि जो सप्लाई शॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आप इसे देखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, और फिर मैं 7 to 8 PM पे वो वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके उसे वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का सेशन, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा कल। तब तक के लिए जय हिंद।